हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के लिए भी नई वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है। हालांकि इसका सिलेबस पहले ही आ चुका है। कैसा है इसका सिलेबस, किस तरीके से डिजाइन किया गया है, यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के साथ आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित जो नया सिलेबस आया है, जो आपकी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकता है, जो आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूर्ण कर सकता है। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, ये उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आने वाले समय में आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल सकती है, उसके सिलेबस की डिस्कशन से संबंधित रहने वाला है। आप सब बच्चों को पता ही है कि जल्दी से जल्दी अब असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए वैकेंसी आने वाली है। कहा जा रहा है कि विद इन 1 वीक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें 2000 से भी ज्यादा पद हमें देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए सुनहरा या कह सकते हैं गोल्डन चांस है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, अदर स्टेट के विद्यार्थी, सभी लोग तैयार हो जाइए यूपी के रण में उतरने के लिए, क्योंकि यूपी का ये जो रण है वो हम फतेह करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो वहाँ का लोकल का जो जीएस है वो बहुत ही कम आता है ना। तो अदर जो स्टेट के बच्चे होते हैं वो आसानी से compete कर सकते हैं। तो क्या है इसका महत्वपूर्ण सिलेबस, इसका फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखोगे तो वो भी बहुत ही नॉर्मल सा है, इसमें यूपी जैसा कुछ अलग से है नहीं, है ना। और सेकंड पेपर तो आपका अपना सब्जेक्ट का होता ही है। तो फर्स्ट पेपर के बारे में आपको ऑल एग्जाम प्लेस पर ही रोहित खेरा सर ने बता दिया है। अब हम ऑल एग्जाम प्लेस पर सब्जेक्ट वाइज आपका क्या सिलेबस है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारा जो ये, अगर आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी के लिए ये वीडियो यूट्यूब पर आप देख पा रहे हैं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि हमें किस तरीके की तैयारी इसमें करनी होगी। तो बच्चों, आप सभी के लिए बता दूं कि ये इसका जो सिलेबस है यूजीसी नेट के सिलेबस से बहुत कुछ मिलता जुलता है। यानी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसका 85 to 90% सेम सिलेबस हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेम सिलेबस तो नहीं कहेंगे हम, कुछ उसमें चेंजेस हैं, परंतु 80 से 90% सिलेबस हूबहू सेम है। ठीक है। अब बात आती है कि क्या है नया सिलेबस, किस तरीके से हमें सिलेबस को पढ़ना है। तो हम एक एक करके सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये परीक्षा कब तक होगी, लेकिन आप ये मान लीजिए कि विद इन 1 वीक इसका हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और नवंबर तक इसकी जो एग्जाम डेट है वो हमें देखने को मिल सकती है। यानी टेंटेटिव डेट दिवाली के आसपास ही रहने वाली है। तो सभी लोग, सभी बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो सब के सब जुड़ जाइए, भिड़ जाइए और एपी जो आपकी यूपी के लिए है इसको क्रैक करने के लिए एक प्रकार से कमर कस लीजिए। ठीक है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। अगर आप देखिएगा बेटा, हमने आपकी जानकारी के लिए दे दूं, हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है। जो कोर्स आपके ऑल एग्जाम प्लेस पर पहले जिसकी फीस 2999 रखी थी, एक्चुअल कोर्स की फीस 2999 है, लेकिन हमने इसके लिए स्वतंत्रता दिवस ऑफर या इंडिपेंडेंट डे ऑफर रखा हुआ है। मात्र 2000 रुपए में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और हमारी यूपी एपी की तैयारी को एक प्रकार से एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए इसमें फायदा एक है कि ये एक बैच लेकर आप 3 चीजों को टारगेट कर सकते हो। यूजीसी नेट को टारगेट कर सकते हो, ये अगर बात करें सेट को टारगेट कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कर सकते हो। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए अलग से कोर्स आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है और ये कोर्स भी मात्र आपको 2000 रुपए में मिलेगा। ठीक है। तो 2000 रुपए में आप यूपी का एपी ले सकते हो, साथ ही साथ यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी भी आसान बना सकते हो। ठीक है। तो देखिएगा यहां पर आपको एक ही कोर्स से 3 चीजें मिल रही हैं। ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आगे सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में अगर आप देखें तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत हद तक
किससे संबंधित है बेटा? जैसे यूजीसी नेट में हमने ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ा है, ज्योग्राफी की सारी क्लासेस ली है, वही सेम सिलेबस लगभग लगभग कॉपी करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखोगे तो पहला सिलेबस यहाँ भूगोल विषय संबंधित 36 कोड है, आप इसका सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है बेटा? वो टॉपिक है भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वही सेम सिलेबस है जो यूजीसी नेट में है। इसमें मूलभूत अवधारणाएं हैं, अंतर्जात बहिर्जात बल है, अनाच्छादन है, अपक्षय है, भू सन्नतियां हैं, भू संतुलन, महाद्वीप स्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, पर्वत निर्माण, भू आकृतिक चक्र की अवधारणा, ठीक है। इसके अलावा नदीय, हिमानी, शुष्क, तटीय और काश चक्रों से संबंधित जो हमारे स्थल रूप है, लैंडस्फॉर्म है, ये हमसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक भू आकृतिक विज्ञानी है ना, इसके अलावा भू आकृतिक विज्ञान। अब देखिएगा इसमें अगर आप देखोगे तो यूजीसी नेट का यहां तक का तो सिलेबस सेम था, लेकिन इसमें आधुनिक भू आकृतिक विज्ञानी और इसके अलावा अनुपयुक्त भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है, ये दो चीजें नई जोड़ दी हैं इसमें, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि लगभग 80 से 90% यूजीसी नेट वाला सिलेबस है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे आधुनिक भू आकृतिक विज्ञानी और अनुपयुक्त भू आकृतिक विज्ञान, ये दो चीजें जो हैं या दो पॉइंट जो हैं वो नए जोड़े गए हैं। तो आप लोगों के लिए इससे फायदा ही मिलेगा, है ना, कि यूजीसी नेट का आपने अगर पढ़ा होगा या आपने यूजीसी नेट सेट जेआरएफ किया होगा तो आप एपी यूपी वाला अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा जलवायु विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल की संरचना है, बनावट है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण है, वायुमंडलीय दाब और पवनों का सामान्य परिसंचरण है, मानसून है, जेट स्ट्रीम और स्थानीय पवनें हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, विश्व के जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन और थर्नथ्वेट की जलवायु विभाजन योजनाएं और विश्व के जलवायु प्रदेश। ये तो पूरा का पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस है। तो आप लोग इसमें बहुत ही आपको मजा आने वाला है, और अगर आप देखोगे तो आपकी जो तैयारी है ना, उस तैयारी को चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि आप ऑल एग्जाम प्लेस के साथ जुड़े हुए हो और हमारी टीम आपके लिए एक अच्छी तैयारी का सुनहरा मौका भी देगी और साथ ही साथ आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाएगी, ठीक है। बस जुड़े रहिए महात्मा गांधी अगर बात करें ऑल एग्जाम प्लेस के साथ, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं बेटा तीसरा क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड का ए बताया हुआ है समुद्री विज्ञान से संबंधित। अब थर्ड में पार्ट ए, मतलब अगर ए कहें या आ कहें हम, तो उसमें पहला है आ, जिसमें समुद्र विज्ञान के बारे में दिया गया है, ओशिनोग्राफी के बारे में, जिसमें महासागरीय नितल की स्थलाकृतियां हैं, महासागरीय निक्षेप हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, ठीक है। इसके अलावा महासागरों का तापमान और लवणता है, समुद्री जल का घनत्व है, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं एवं सुनामी। तो लगभग ओशनोग्राफी से रिलेटेड वही सेम सिलेबस है। इसका बी बना दिया है जैव और पर्यावरणीय भूगोल। अगर आप यूजीसी नेट में देखो तो ये अलग यूनिट है, ये हमारी 4th यूनिट कहलाती है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी वाली। तो इसको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी वाली यहाँ पर अलग से अगर बात करें यूनिट ना बनाकर तीसरी यूनिट का ही पार्ट बी बना दिया गया है, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो पौधों और जीवों का विश्व वितरण है, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप और कार्य, संरक्षण और प्रबंधन है, पारिस्थितिकी के सिद्धांत, मानवीय पारिस्थितिकी अनुकूलन, ठीक है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, वैश्विक और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी परिवर्तन और असंतुलन, पर्यावरणीय अवनयन संकट, प्रदूषण की समस्याएं, ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन, उसके उपचारात्मक उपाय, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण, जैव विविधता, सतत विकास, पर्यावरण नीतियां और पर्यावरण शिक्षा और कानून। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंट ज्योग्राफी का लगभग सेम तो नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर भी है इस सिलेबस में, कुछ चीजें नई भी जोड़ी हैं, है ना। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको सेम सिलेबस नहीं मिल रहा है, यूजीसी नेट में थोड़ा सा कुछ चीजें अलग हैं, ठीक है। तो इस यूनिट को हम अलग से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका आपको फायदा होगा फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट वाली यूनिट जोड़ी गई है, तो वहां एनवायरमेंट वाली यूनिट अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लोगे तो वहां वाली यूनिट अच्छे से हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर चौथा देखें बेटा भौगोलिक चिंतन से संबंधित है, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट है। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत और विश्व में भौगोलिक ज्ञान का सामान्य स्वरूप है, वेद, महाकाव्य काल। अब देखिए ये चीजें नहीं आ गई, ये हमारे अगर आप देखोगे यूजीसी नेट में नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं आ गई। वेद है ना, महाकाव्य काल है, अब ये चीज बिल्कुल हमारे लिए नहीं है, तो हमसे वेद पढ़ाने की बात कर रहे हैं। वेद है, महाकाव्य काल है, ठीक है,
पुराण है, स्मृतियों के में भौगोलिक ज्ञान इसमें कहा गया है कि वेद में, पुराण में, स्मृतियों में ज्योग्राफिकल नॉलेज कहाँ पर है। ठीक है, ये कहा गया है। आधुनिक भूगोल की नींव, ये भी हमारे लिए, नींव तो हालांकि पहले भी थी, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नया नहीं रहेगा। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों का योगदान, ये हमारे लिए पुराना ही है। द्वैतवाद और द्विविभाजन पुराना है। नियतिवाद है, संभववाद है, नवनियतिवाद है। मानव और पर्यावरण क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अवस्थिति विश्लेषण, अमूल्यवादी यानी रेडिकल ज्योग्राफी जो है हमारी, व्यवहारवाद, मात्रात्मक क्रांति और कल्याणकारी उपागम, ये सब के सब हमारे पुराने ही हैं, कुछ नहीं है। बस इसमें कुछ कुछ चीजें जोड़ी हुई हैं, जैसे कि वेद है, महाकाव्य, काल, पुराण और स्मृतियों में ज्योग्राफिकल नॉलेज किस तरीके से दिया गया है, जो प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान को बताता है। तो ये हमारे लिए नया है, जिसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा पांचवी यूनिट। तो पांचवी यूनिट में हम देखते हैं, इसके भी दो पार्ट है, एक तो जनसंख्या भूगोल है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और दूसरा है अधिवास भूगोल यानी सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो विश्व जनसंख्या वितरण के कारक है, प्रतिरूप हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हम, जनसंख्या की वृद्धि और घनत्व है, प्रवास के प्रतिरूप हैं, और प्रक्रिया एवं जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत है, जनसंख्या संसाधन क्षेत्र है। सेम टॉपिक हमें यूजीसी नेट में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए आसान है। अधिवास भूगोल में देखें बेटा, तो ग्रामीण और शहरी बस्तियों का स्थान यहाँ पर, ठीक है, स्थिति है, प्रकार है, आकार और अंतराल एवं आंतरिक संरचना, शहरीकरण की प्रक्रिया दी है, प्रतिरूप है, नगर क्षेत्र और प्रधान नगर यानी प्राइमेट सिटी है, कोटिया का नियम है, वस्ती पदानुक्रम है, स्थानिक प्रतिरूप, क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत, लॉस का बाजार केंद्रों का सिद्धांत, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट ग्राम की अवधारणा और शहरी केंद्रों का विकास। ठीक है, तो ये भी लगभग लगभग सेटलमेंट ज्योग्राफी का सेम ही सिलेबस यहाँ पर है। तो ये हमारी पांचवी यूनिट हो जाती है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिर छठवीं यूनिट है, आर्थिक भूगोल से संबंधित है। अब इस छठवीं यूनिट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हम हमारे अगर बात करें नेट के सिलेबस में पढ़ते हैं, लगभग सेम है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और चतुर्थ और पंचम गतिविधियां, प्राकृतिक नगरीकरण और नवीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन संरक्षण, प्रमुख फसल उत्पादन, उत्पादक क्षेत्र, त्रिअन्न यानी मोटे अनाज, कृषि उत्पादकता और दक्षता का मापन है, कृषि क्रांति है, कृषि के प्रकार, वर्गीकरण, फसल संयोजन, एकल फसल, मतलब लगभग लगभग वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक भूगोल से संबंधित अगर आप देखोगे तो लगभग सेम सिलेबस है नेट के जैसे ही। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब लिखा बहुत कुछ है बेटा, ठीक है, वीडियो ज्यादा मैं बड़ा बनाना नहीं चाहता, क्योंकि आप खुद पढ़ लेंगे, आप खुद समझ लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखें बेटा, सेवेंथ यूनिट है हमारी। सेवेंथ यूनिट में आ जो है हमारा, यानी ए पार्ट में राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को जोड़ा हुआ है, और बी पार्ट में इसमें सोशल ज्योग्राफी को जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी। अच्छा, सी पार्ट भी है इसमें, कल्चरल ज्योग्राफी, यानी सेम वही है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी सेम वही सिलेबस है जो हमारे यूजीसी नेट में दिया हुआ है। फिर इसमें आठवीं जो यूनिट है वो प्रादेशिक नियोजन की है। अब ये प्रादेशिक नियोजन वाला टॉपिक जो है यूजीसी नेट में अगर आप देखोगे अलग से जो यूनिट नहीं है, यूनिट नंबर अगर आप 7 भी देखोगे तो उसी का भाग है। यहाँ पर इन्होंने इसको अलग से यूनिट बनाई, रीजनल प्लानिंग। और रीजनल प्लानिंग में भूगोल में प्रादेशिक अवधारणा, नियोजन के क्षेत्र की अवधारणा, क्षेत्र के प्रकार, प्रादेशिक सीमांकन की विधियां, भारत में प्रादेशिक नियोजन विकास के संकेत, प्रादेशिक असंतुलन, भारत के विशेष संदर्भ में नगर नियोजन का विकास, प्रकृति क्षेत्र, नगर और ग्राम के मूल सिद्धांत। दिया तो सेम ही गया है यूजीसी नेट के जैसे, लेकिन इसको एक अलग से यूनिट बना दिया गया है, तो हमारे लिए आसान है, यूनिट हमें अलग से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ हुआ है, या सबसे ज्यादा जो हमें पढ़ना है वो हमारे लिए है बेटा ये 9वीं यूनिट, भारत का भूगोल। बहुत बड़ी यूनिट है, और इतनी बड़ी यूनिट है कि अगर इसके टॉपिक अगर देखोगे आप, तो टॉपिक अब देखते देखते आप कहोगे कि सर ये तो पूरा का पूरा एक ही पेपर के लिए सिलेबस होता है कभी कभी इतना। ये पूरी यूनिट जो है हमारी वो भारत का भूगोल है, और भारत की भूगोल में उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, अगर आप देखोगे लगभग पूरा दे दिया है। ठीक है, तो भारत की यूनिट में हमें स्थिति, आकार, विस्तार, भूआकृति, भूआकृतिक विभाजन, जलवायु, ठीक है, भारत का मानसून, वर्षा का प्रतिरूप, चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, वायुतंत्र, बाढ़, सूखा, वनस्पतियां, ठीक है, वन्य जीव, वनों की कटाई, उनका संरक्षण, मिट्टी है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कृषि है,
कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जनसंख्या का वितरण है, सांख्यिकी संबंधित, आयु लिंग अनुपात, डेमोग्राफी है। इसके अलावा भारतीय समाज, जातियां, भाषाई और निर्जातीय यहाँ पर विविधता है, भारतीय प्रवासी समुदाय की हुआकृत भूमिका है, धार्मिक अल्पसंख्यकों, प्रमुख जातियां, जनजातियों, क्षेत्र, उनकी समस्याएं हैं, भूमि, सतही और भूजल, ऊर्जा, खनिज, पृथ्वी के दुर्लभ खनिज संसाधन, जैविक और समुद्री जलवायु और उनका संरक्षण, ऊर्जा संकट, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक और नई औद्योगिक नीतियां, विशेष आर्थिक क्षेत्र में पर्यटन, आर्थिक पर्यटन, परिवहन, संचार, लगभग लगभग सब कुछ यहाँ पर दे दिया है। व्यापार, ठीक है, व्यापार नीतियां, खाद्य प्रसंस्करण, पंचवर्षीय योजना, एकीकृत विकास, पंचायती राज, विकेंद्रीकरण नियोजन, सब कुछ दे दिया बेटा, है ना। यानी ये यूनिट कम से कम 5 यूनिट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 5 बड़ी यूनिट को मिलाकर एक यूनिट बना दी भारत का भूगोल। बेटा इसमें इतना तो हम ज्योग्राफी में यूजीसी नेट में नहीं पढ़ते, ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत ब्रॉड बना दी है, बहुत लेंथी यूनिट है, ठीक है। तो इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस अकेली यूनिट से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये यूनिट जो है वो आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी हो जाएगी, क्योंकि इससे आपको सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारी 10वीं यूनिट है। 10वीं यूनिट के 2 पार्ट हैं, ये भी कोई छोटी नहीं है। इसके 2 पार्ट, 3 पार्ट बनाए हुए हैं 10वीं यूनिट की, जो मॉडर्न ज्योग्राफी से संबंधित है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं वो इसमें बहुत हद तक कॉपी किया गया है, और कुछ यहाँ वहाँ के स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में मानचित्र कला दिया गया है, ठीक है ना। रिमोट सेंसिंग वाला तो यूजीसी नेट में भी है, लेकिन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ चीजों को यहाँ पर कॉपी किया गया है। तो अगर आपने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की होगी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। आरएएस की कुछ, अगर सॉरी, राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर आता है उसके भी कुछ टॉपिक यहाँ पर कॉपी हैं। तो अगर देखेंगे, पहला तो मानचित्र कला है जो एमपी से बिल्कुल समान है, फिर सांख्यिकी विधियां हैं जो यूजीसी नेट में है, और सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र, ये हमारी यूजीसी नेट में सेम है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे, ये वाली यूनिट भी हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये भी यूनिट कैसी है बेटा, हमारी आईएमपी है, क्योंकि मॉडर्न ज्योग्राफी या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं, बट बनते नहीं है। क्यों? इस यूनिट को कोई सीरियसली नहीं लेता, थोड़ा टफ पड़ती है, इसलिए इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट ही किया जाता है। पर अपन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैंने यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अपन इसको बहुत अच्छे से आगे भी पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, और ये सिलेबस अपन कोशिश रहेगी अपनी कि नवंबर तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि अगर वैकेंसी आती है विद इन 1 वीक आती है, तो नवंबर तक हम इसको क्या कर लें बेटा, फिनिश कर लें। तो आप लोगों को भी कमर कस लेनी है, क्योंकि बेटा अब हम यहाँ से तैयारी करने उतर रहे हैं, और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने वाला है। तो आप लोग इसमें ढिलाई नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे अभी से लग जाएंगे तैयारी में, वो अगर एपी की वैकेंसी आती है, नवंबर तक आती है, तो उसका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ, हमारे ऑल एग्जाम प्लेस परिवार के साथ जुड़िए, है ना। हमारा कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने इसमें इंग्लिश वाला भी अटैच कर दिया है, ठीक है। और लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर इसका जो सिलेबस है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मात्र 2000 रुपए का ये सिलेबस, अगर बात करें, कोर्स है जो हमने आपके लिए लेकर आए हैं, और ये कोर्स की जो वैलिडिटी है 1 साल तक की है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये समझिएगा, आपके लिए नवंबर तक का ही समय है। नवंबर को टारगेट करने के लिए, नवंबर के इस समय अवधि को ध्यान में रखते हुए ही इस कोर्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, क्योंकि खुद से तो नहीं होने वाला, इतना लेंथी सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए भी क्लासेस हैं, सेकंड पेपर के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी हैं, और अन्य सब्जेक्ट की भी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग चाहें तो ज्योग्राफी का ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज का जो हमारा ये टॉपिक है, वो आज का जो हमारा एक वीडियो सेशन है, वो विशेष तौर पर हमारे सिलेबस की डिस्कशन से ही संबंधित था कि यूपीएपी किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए और लग जाइए, कमर कस लीजिए, ताकि आपका यूपीएपी बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो सेशन में बेटा इतना ही। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।